हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाली क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 2.2 के 3 तक सवाल कर रहे थे। हम चौथे सवाल की बात कर रहे थे, तो मैंने उस समय आपको कहा था कि भाई इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको चौथे और पांचवें सवाल कर इसके आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है कि दो स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर एक रमन नाम का लड़का है और एक अनुप्रिया नाम की लड़की है। रमन जो है, कहने का मतलब इस जो गोल पार्क दे रखा है इसका एक राउंड निकालने में उसको 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर दोनों एक ही दिशा में, जैसे एक ही दिशा में मतलब दोनों एक ही दिशा में जाए, दौड़ लगाए मान लो, तो वापस आके वो इस स्थान पर जहाँ से प्रारंभ करते हैं तो वो कितने समय में आके वापस यहाँ पे मिलेंगे, कहने का मतलब। तो उनका हमें क्या निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मान लो समय की बात होती है, इसमें देखो समय की बात हो रही है, तो समय की बात सीधी सीधी बात है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमने इससे पिछली विधि में अपने निकाला था कि एचसीएफ और एलसीएम जब दोनों साथ में निकाले थे, तो पहले एचसीएफ निकाला था और एचसीएफ की सहायता से अपन ने एलसीएम निकाला था। इसमें मैं आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। अब इसमें देखो 12 और 18 दोनों का मैंने एलसीएम किया है, 2 का भाग इन दोनों में भाग लगाएंगे तो 6 और 9 आएंगे। इसी प्रकार से 2 का भाग 6 में लगाए तो 3 आ गए। 9 में जाता नहीं तो 9 को ऐसे कैसे रख दोगे आप, फिर 3 का लगाओगे। अब 3 का भाग लगाओगे, 3 में तो एक बार जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा, फिर 3 का 3 में भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटू करना है। इन सबको इंटू करने पर आपके कितने आ जाएंगे, 36 मिनट। तो कहने का मतलब उन दोनों को वापस आके मिलने में कितना समय लगेगा, एक साथ मिलने में 36 मिनट लगेंगे। अब उसके बाद में 5 सवाल की बात कर लेते हैं। ये कंपटीशन आयोजित हो रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा है कि संगोष्ठी यानी कि एक कंपटीशन हो रहा है जिसके अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के स्टूडेंट इतने इतने भाग ले रहे हैं। हिंदी के 60 है, इंग्लिश के 84 है और मैथ्स के 108 है। अब वो कह रहा है कि इन तीनों स्टूडेंट को आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है, यानी कमरे में बैठने की व्यवस्था करनी है। तो पर कमरे के अंदर कितने कितने एक ही विषय के विद्यार्थी आ सकते हैं और उनके लिए बैठाने के लिए, यानी सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर क्या एक शब्द आया हुआ है, बराबर बराबर। तो मैंने आपको बराबर के लिए क्या बताया था, एचसीएफ। तो आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना। तो 60 के मैंने अभाज्य गुणनखंड ले लिए, 84 के ले लिए और 108 के ले लिए। इनके टुकड़े मैंने लिख दिए, 84 की भी लिख दिया और 108 की भी लिख दी। इनमें देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 का, इसमें 3 का। इन तीनों को इंटू करोगे तो कितने आ जाएंगे, 12। तो ये आप इसका क्या निकल गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना तो आपको आता है, इसलिए मैंने फटाफट आपसे बता दिया। अब इसके अंदर एक चीज और कह रहा है कि भाई 12, अब ये 12 क्या है, 12 प्रत्येक विषय के 12 स्टूडेंट हर कमरे के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अब उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट के लिए कमरों की कितनी संख्या चाहिए, तो आप उनका औसत एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद में आपको पर कैंडिडेट यानी पर रूम के अंदर कितने कैंडिडेट बैठेंगे, एक सब्जेक्ट के 12, तो 12 का आपको भाग लगाना है। इन तीनों को जोड़ने पर कितने आ जाएंगे, 252। और 252 में आप 12 का भाग लगाओगे तो कितने स्टूडेंट बैठेंगे, सॉरी कितने कमरों की संख्या कितनी होगी, 21 होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके चौथा और पांचवा क्वेश्चन। अब हम इसके आगे वाले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं और वो है आपके प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 के लिए अपन क्या करेंगे, उसके अंदर टॉपिक दे रखा है कि भाई 2.3 के अंदर आपको कुछ संख्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या है वो। अब आपको ये बताना है कि वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है और उसको सिद्ध करना है आपको। हालांकि देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 2.3, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट सवालों को ले लेता हूँ, सवालों के साथ में मैं आपको समझाता हूँ। पहला सवाल इसका आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। वो ये कह रहा है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हमें देखो यहाँ पर √3 नजर आ रहा है। √3 सीधी सी बात अपरिमेय संख्या है। ये वह संख्या जो √ के अंदर होती है वो सरल नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। मगर फिर भी वो आपको ये कह रहा है कि इसको सिद्ध करना है कि भाई ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को करने के लिए, हालांकि ये सवाल जो है ज़्यादातर मैं मानता हूँ मोस्ट सवाल है इस एक्सरसाइज के, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये सवाल आता है 2 नंबर के अंदर, ये आपके अच्छा सवाल है और ये पिछले 2-3 सालों से रैंडमली आ रहा है। तो हमें इन सवालों को तैयार करना है। पहला सवाल आपको देखा है 5 - √3, तो हमें क्या करना है, इसके विपरीत मानना है। विपरीत मानने का मतलब ये है कि माना कि 5 - √3 1। अब ये अपरिमेय संख्या, तो आप उसको उल्टा मानोगे, क्या है ये, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब सीधी सी बात, अगर परिमेय संख्या होगी तो उसके गुणनखंड होंगे, यानी अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है कि इसके गुणनखंड होंगे तो इसके गुणनखंड होंगे। गुणनखंड आपको पता है पूर्णांक होते हैं, तो हम इसके गुणनखंड ले लेते हैं। अतः इसकी या इसके स
अभाज्य पूर्णांक क्या होंगे, ए और बी। अब यहाँ पर बी का मान जो है कहने का मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 माइनस √3 बराबर क्या लिखेंगे अपन, a बटा b। ये इसका लिखने कॉन्सेप्ट है। तो a और b यहाँ पर क्या आपके पूर्णांक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 5 माइनस √3 बराबर a बटा b। अब आपको क्या करना है, √3 को एक तरफ लेकर आना, √3 हम इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये इस तरफ आता है, तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस a बटा b। तो √3 बराबर 5 माइनस a बटा b। इसको आप लेसअप के रूप में भी लिख सकते हो ऐसे, 5b माइनस क्या हो जाएगा a, इसे भी लिख सकते हो। और कोई स्टूडेंट अगर इसके आगे सरल नहीं करना चाहे तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, लेसअप लेना जरूरी नहीं है। आप बगैर लेसअप के भी इसके पहले वाले स्टेप की संख्या भी ले सकते हो। यहाँ मैंने b को ऐसे लेसअप लिया है, और अगर आपको ऐसे समझ आए इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे इंटू करोगे तो 5 भी, इसको इससे इंटू करोगे तो a हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक फॉर्म बन के आई है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये a और b क्या है, इसके यहाँ पर पूर्णांक है। क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हम पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमें पता है क्या होता है, वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। अपरिमेय तो होते नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a और b पूर्णांक, ठीक है ना। अतः यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगर ए और बी पूर्णांक है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार √3 की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। मगर एक्चुअली में √3 परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि हमें पता है कि भाई √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ हमने क्या है, जैसे कि ये जो कल्पना की है, एक तरीके से ये जो सवाल है पूरा काल्पनिक चल रहा है, ठीक है ना। कल्पना की है। अब ये कल्पना जो हमारी जो की जा रही है, इसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है। क्या विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि भाई सवाल के हिसाब से तो इसको √3 परिमेय संख्या आ रही है, यानी √3 जो है परिमेय संख्या बनकर आ रही है, मगर एक्चुअली में क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। परंतु हमारे तथ्यों में क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या कहोगे फिर, 5 माइनस √3 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कई टीचर जो अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज बताते हैं, किताब में थोड़ी अलग है, तो थोड़ा बहुत आपको फर्क लगेगा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। पर हमारे को ये ध्यान रखना है कि ए और बी पूर्णांक है, और ये हमारी काल्पनिक संख्या ली गई है। यहाँ पर हमने इसको माना गया है अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। आपको पता है अभाज्य संख्या, पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। हमने शुरुआत में इनको अभाज्य संख्या माना है, ठीक है ना। मगर एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर जो √3 आ रहा है वो अपरिमेय संख्या है, जिसको हम परिमेय साबित नहीं कर सकते क्योंकि अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी जो गणना है या कैलकुलेशन है, जो भी है, हमारी जो कल्पना की गई वो विरोधाभास प्रकट करे, इसलिए हमने फिर इसको क्या लिख दिया, ये अपरिमेय संख्या। अगर इसी प्रकार से इसके आगे वाला अपन सवाल लें, क्या लें, जैसे इसके आगे दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे 1/√2। अगर आप चाहो तो उस सवाल को इसी पैटर्न में अपन कर सकते हैं। 1/√2 वाला अपन करना चाहे तो देखो 1/√2 में क्या है, थोड़ा सा अलग है। तो इसके अलावा जो सवाल है, जैसे इसके अलावा जो सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का शायद आपके सेकंड नंबर, और उसके अलावा आपके सेकंड नंबर आपके है 6 + √2 से, है ना। और थर्ड नंबर क्या है आपके, थर्ड नंबर है आपके
3 अंडर रूट 2। ये सब आपके एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं, है ना। तो ये दोनों सवाल भी आपको इसी प्रकार से करना। अब इसी प्रकार से कहना, जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 5 अंडर रूट 3 है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसकी जगह 6 प्लस अंडर रूट 2 ले सकते हो। और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2, है ना, ये 6 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अब आपके क्या आएगा, अंडर रूट 2, ये भी आपके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। और इस चीज़ को अगर अपन मान लो सोल्व करना चाहें, ये चीज़, तो ये हो जाएगा a/b माइनस 6, ठीक है ना। इसका लेसअप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, a/b माइनस 6। और यहाँ पर आपके अंडर रूट 3 की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। और ये आपकी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे 6 प्लस अंडर रूट 2। इसी प्रकार से अगर मान लो अपन ये वाला सवाल करना चाहें, तो इसमें भी आपके यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 लिखना है, यहाँ पर 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी आपके 3 अंडर रूट 2, और बराबर में a/b लेके चलना है। और यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर आपके अंडर रूट 2 की फॉर्म चलेगी, ठीक है। और लास्ट में आपको 3 अंडर रूट 2 लिखना है। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे सवालों, ठीक है ना। और रही बात आपके एक सवाल जो मैं आपको बता रहा था, कौन से वाला,